हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में ना मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही है। जानते हो क्यों? आज मैं आपको एनपीओ का वो टॉपिक सिखाने वाला हूं जो मुझे इतना आसान लगता है, कहने की बात नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को भी इतना आसान लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट के टीचर्स इसी एडजस्टमेंट की वजह से कहते हैं बाप रे बाप गगन, हम तो चैप्टर नंबर 1 स्किप कर देते हैं और चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो? कहने लगे गगन, एनपीओ चैप्टर में सब्सक्रिप्शन पढ़ाना मतलब कि बहुत टेढ़ा काम है और बच्चे नए नए होते हैं, ट्रायल क्लास पे होते हैं, रिदम बनी नहीं होती तो वो तो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने कहा भाई ऐसा हमने तो कभी फील किया नहीं। आइए तो आपके साथ हम स्टार्ट करते हैं। एनपीओ का सबसे आसान टॉपिक, नाम है सब्सक्रिप्शन। बाद में मत कहना कि सर आपने बताया नहीं था कि ये आसान है। इतना आसान है कहने की बात नहीं। ठीक है सर, आपकी बात मान लेते हैं, वैसे आप बात मानने वाली करते नहीं हो, मैंने कर लो। चलिए एक काम करते हैं, पहले हम आपको स्टार्टिंग से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है और क्या हमारे पास जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसकी लिंकेज इसके साथ में कैसे होने वाली है। अभी तक आपने पढ़ लिया था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है सर, उसमें कोई खास बात नहीं थी। फिर हमने पढ़ा था कि सर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करती हैं। ठीक है, और इसी वजह से इनके पास जो हमें फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट मिल जाता है उसे हम बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमने लास्ट क्लास में बना लिया, इतना आसान होता है, कहने की बात नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना है और अब हम मेरे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को समझना है। तो हमारी बुक कहती है कपूर साहब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट तो आपने बच्चों को बनवा दिया, इतना आसान था। मैंने कहा हाँ ये मैंने बनवा दिया, और मतलब इसके बनाने के क्वेश्चन कम ही आते हैं, अक्सर ये हमें दिया हुआ होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो आप भी घबराना नहीं, जितना करवा दिया मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तो हमेशा मार्केट से ज्यादा ही करवाऊंगा, कम नहीं करवाऊंगा। आप कहोगे छोड़ो सर ये मत पढ़ाओ, मैं फिर भी पढ़ा दूंगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों करते हो? बाद में ना बच्चे ये कह देते हैं बहाना लगाते हुए कि सर आपने छोड़ दिया था इसलिए मैंने नहीं किया, तो मैं ऐसा मौका आपको दूंगा नहीं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इतना आसान था, हमने बना लिया। हालांकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, हमें उससे बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखा दूं तो यकीन मान लो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था ये चैप्टर 12-15 क्लास का चैप्टर है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक लंबी जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, उसे तय करने में समय लगेगा। इसीलिए मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू लास्ट क्लास में दिया हुआ है। आप ये मत समझना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो सर ने सिखा दिया, हमने बुक उठाई, क्वेश्चन बनाए और हमसे तो बन नहीं रहे। अरे भाई अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने सिर्फ आपको उसका ओवरव्यू दिया था कि जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट उठाते हैं वो कैश बेसिस पर होता है, उससे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वो एक्रूअल बेसिस पर होता है, और यहां से लेकर यहां तक आने में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये एडजस्टमेंट हमें किसी एक आइटम के साथ नहीं करनी पड़ेगी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट की हर आइटम के साथ करनी पड़ेगी। इसका आज मैं आपको एक ऐसी एडजस्टमेंट दोबारा बताऊंगा जो लास्ट क्लास में बताई थी, जो कि पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की सभी तरह की एडजस्टमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होगी। तो सर उस एडजस्टमेंट को आज मैं इतनी जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है ना वो पहले ही करा दूंगा, यानी कुछ चैप्टर में बचेगा ही नहीं उसके बाद। तो आज थोड़ा सा आपके दिमाग में प्रेशर आएगा, जैसे गर्मियों में कार के एसी का रेडिएटर गर्म हो जाता है, थोड़ा आज आपको लगेगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे आपको कहोगे सर चैप्टर में तो कुछ और बचा ही नहीं। इतना आसान, यकीन मानो इतना आसान ये टॉपिक है, और बाकी टीचर लोग इसे छोड़ जाते हैं, तो आप बिल्कुल घबराना नहीं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ओवरव्यू भले ही हमने देख लिया है, लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए हम बाद में दोबारा आएंगे। अभी हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स को लेकर के समझेंगे। ठीक है सर, हमारी जो बुक है वो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताने के बाद कहती है कपूर साहब पहले बच्चों को बैलेंस शीट बता दो। मैंने कहा नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। कह रहे यार अपनी मर्जी से चलते हो। मैंने कहा हाँ, मुझे सोचना पड़ता है कि बच्चों को मैं किस सीक्वेंस से पढ़ाऊं, और जानते हो बच्चे मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि मैं लॉजिकल कनेक्टिविटी के साथ चलता हूं। बैलेंस शीट बनेगी, नो डाउट बनेगी, लेकिन पहले हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बातें कर रहे हैं उसे पूरा कर ले, ठीक है। बैलेंस शीट की बात भी हो जाएगी। फिर बुक ने एक और टॉपिक दे दिया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मैंने कहा अभी इसकी भी जरूरत नहीं थी, ये भी प्रॉपर प्लेस पर अपने आप आएगा। जब ये अपने आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में आएगा तो इसको हम तब टच करेंगे। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आपको ऐसा लगे कि सर आगे बढ़ गए हैं, सर ने तो टॉपिक छोड़ दिया। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इनको एक प्रॉपर प्लेस पे इसकी कनेक्टिविटी दिखा के कि ये एनपीओ में कैसे आ गया, तब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है सर, इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। चलिए इसको भी आगे बढ़ा दिया। तो फिर इसके बाद अब आप ये समझिए कि बुक लिखने वाला ऑथर ना कई बार इमेजिनेशन कर रहा होता है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम तो प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, तो हमें रियल कनेक्टिविटी का ज्यादा एहसास होता है कि किसके साथ कौन सी बात बतानी है। इसीलिए थोड़ा हम आगे पीछे जाएंगे। और यकीन मानिएगा मैं तो आपको बुक से पढ़ा दूंगा, लेकिन बाकी टीचर्स तो कहेंगे बुक को उठाना मत, पहले मेरे नोट्स पढ़ लो उसके बाद बुक के ऊपर जाना, इतना घबराते हैं। लेकिन अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, सारी की सारी बातें बताऊंगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर होता है। अगर आपकी एक नॉर्मल बिजनेस होता ना, तो आपको पता चलता है कि हर व्यापारी की जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो होता है सेल ऑफ गुड्स। वो गुड्स सेल करता है, या मैं पढ़ाता हूं तो सर्विस सेल करता हूं, या कभी कभार सर बैंक में पैसा जमा कर दिया तो उस इन्वेस्टमेंट पर कुछ इनकम मिल जाती है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ये जो होती हैं ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, समाज के भलाई के लिए काम करती हैं, तो इन्हें अक्सर ना पैसे की दिक्कत हो जाती है। समझ लो, जो भी व्यक्ति समाज की भलाई का काम करता है उसको पैसों की दिक्कत होती है, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। इसलिए लोग व्यापार करते हैं, भलाई का काम नहीं करते। अब सर भलाई का काम कैसे होगा? अब मान लीजिए आपने कोई मंदिर बनवाना है, कोई गुरुद्वारा बनवाना है, कोई और आपने काम करना है जो समाज की सेवा का हो, तो आपको पैसे कोई नहीं देने वाला, आपको लोगों के पास जाना होगा, उनसे डोनेशन मांगनी होगी। तो यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं ना वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए हम एक एक करके उनको टच करेंगे। वो आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एंट्रेंस फीस बात करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी की बात करेंगे, स्पेशल रिसिप्ट्स की बात करेंगे, डोनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी नहीं बात करें, अभी आज हम एनपीओ में इनकम एंड एक्सपेंडिचर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बात को पकड़ने वाले हैं, ठीक। लीगेसी आएगी, उसके बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात करेंगे, जो हम सेल कर देते हैं छुटपुट चीजों को उनकी बात करेंगे। ये सारे के सारे एनपीओ के रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होने वाला है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको लेके चलता हूं। पहले तो बताता हूं कि ये सब्सक्रिप्शन सर आता कहां से है, इसका मीनिंग क्या है, और तब आपको ज्यादा मेरे साथ पढ़ने में मजा भी आएगा, ठीक है। तो आइए और मेरे साथ साथ हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन को समझने की कोशिश करना। लेट अस सपोज आप एनपीओ में लेट अस सपोज कोई स्पोर्ट्स क्लब चलाते हो। मैंने स्पोर्ट्स क्लब का एग्जांपल इसलिए लिया कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लेट अस सपोज आपने एनपीओ में कोई मंदिर बनवाया, तो मंदिर में तो लोग आएंगे और चले जाएंगे, जिसकी श्रद्धा होगी वो डोनेशन दे जाएगा, नहीं तो नहीं देगा। सिमिलरली आपने लेट अस सपोज एनिमल्स की हेल्प के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, तो वहां पर भी कैसे काम चलेगा, डोनेशन से चलेगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स क्लब की बात करते हैं। स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, आपने सोचा कि चलो हम अपने एरिया की स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट कराएंगे, तो
आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए बनाई। तो स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, बड़ा सा क्रिकेट ग्राउंड होगा, स्केटिंग रिंग होगा, बैडमिंटन के लिए कोर्ट होगा, वॉलीबॉल के लिए कोर्ट होगा, बास्केटबॉल का कोर्ट होगा, टेबल टेनिस होगा, स्क्वैश होगा, स्विमिंग पूल होगा, मतलब हर तरह की एक्टिविटीज, इवन जिम होगी, योगा के लिए प्लेस होगा। ठीक है, आपने ये सब बनाया। अब लोगों को ना खेलने में बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं कि भाई चलो क्लब में चलते हैं, खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। खेलने में तो आजकल इतना मजा आता है कि आपको पता है आजकल का सबसे मशहूर डायलॉग क्या है? पावरी वावरी नहीं है, खेला होबे। बोलो, खेला होबे कि ना होबे? सर मजाक छोड़ो। तो लोगों को खेलने में मजा आता है, तो वो हमें पता है कि भाई क्लब के अंदर ना लोग आएंगे। लेकिन क्लब को यह भी पता है कि अगर हम लोगों को सिखाना चाहते हैं तो हमारे को पैसे की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो वो लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, हमारे क्लब में आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर स्पोर्ट्स की सर्विस मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा क्लब का मेंबर। अब लोगों ने कहा कि ठीक है जी, बना लो, मेंबर बना लो। तो क्लब का एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है रुको रुको, थमा। मेंबर बनने का मतलब ये नहीं कि फॉर्म भर दिया। मेंबर बनने का मतलब ये है कि आपको क्लब के चलने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आपको पर एनम, लेट अस सपोज 1200 रुपीज पर एनम, जो भी मेंबर बनेगा उसको क्लब को देने पड़ेंगे हर साल। तो जब भी आप कोई ऐसी सर्विस किसी के पास लेते हैं, मेंबर बन जाते हैं, जहां पर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर पेमेंट देनी पड़े, तो उसी को कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। यानी मेंबर्स ने मेंबरशिप ली, इसका मतलब उन्होंने स्पोर्ट्स क्लब की सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन ले लिया है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ये फिक्स्ड अमाउंट अब आपको रेगुलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को देना है। तो बताओ, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ रेवेन्यू हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो सब्सक्रिप्शन होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ रेवेन्यू, लेकिन ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता। कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, और जिनका ये रेवेन्यू सोर्स है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ईयर एंड पे जब अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तब इसे बताना है अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि इसे सब्सक्रिप्शन से कितनी इनकम हुई। बाकी इनकम्स का भी नंबर आएगा। अगर आपने सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालना सीख लिया, तो सब्सक्रिप्शन की इनकम सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है इस चैप्टर की। जो भी इसमें लगेगा उससे कम लॉजिक, उससे कम कंसेप्ट छोटा होकर के बाकी सारी एडजस्टमेंट्स के ऊपर लगेगा, चाहे वो रेवेन्यू की हो, चाहे वो एक्सपेंस की हो। ठीक है, इसलिए एक को ध्यान से समझना है। सर हमने बनाया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एक तो हमारी रेसिप्ट्स थी और एक हमारी पेमेंट्स थी। उन रेसिप्ट्स में से एक रेसिप्ट्स होती है सब्सक्रिप्शन। बहुत सारे बच्चे तो टीचर से पूछते रहते हैं, सर सब्सक्रिप्शन क्या होती है बता दो ना। बता, चुप कर। सर सब्सक्रिप्शन की मीनिंग बता दो, चुप कर। मतलब सब्सक्रिप्शन ही नहीं समझ पाते लोग, होता क्या है। अब इवन आपके घरों में क्या है, नेटफ्लिक्स ले रखा है, तो वो भी एक सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होती है? आपने एक सर्विस के लिए मेंबरशिप ले ली, जिसके लिए आपको रेगुलर पेमेंट देनी है, उसी को सब्सक्रिप्शन कहते हैं। बस इतने से अपने आप को संतुष्ट कर लो कि हाँ, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जहां पे लोग मेंबर बनते हैं। क्लब में ऐसा होता है, लाइब्रेरी में लोग मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, स्पोर्ट्स क्लब में लोग ज्वाइन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ठीक है, नॉन प्रॉफिट दोनों होती हैं, लेकिन हम नॉन प्रॉफिट के बेस में बात कर रहे हैं। आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई पड़ रहा है, और मुझे उससे कैलकुलेट करनी है सब्सक्रिप्शन की इनकम। बस यही तो करना है। और इसको करने के लिए टीचर लोगों के हाथ पांव फूल रहे होते हैं कि भाई बच्चों को हम ये नहीं बताएंगे। हमने कहा भाई क्यों नहीं बताओगे, इतना आसान है। कह रहे बाद में बताएंगे गगन। मैंने कहा लो, गगन तो अभी बताएगा। सर यहां से लेकर यहां तक की इनकम बनने का सफर ये कैसे तय होगा, क्या करना होगा? मैंने कहा लो, बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले आप मेरी बात समझिए कि ये जो हमारा रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये बनता है कैश बेसिस पर।
कैश बेसिस का मतलब होता है जो भी पैसे आपको मिलेंगे ना, वो पैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिखा देने हैं। समझिए मेरे साथ साथ। लेट अस सपोज ये है हमारा करंट ईयर का मैंने नंबर नहीं डाला कि कौन सा ईयर है सर, ये 2019 है, 2018 है, 2020 है, 2025, छोड़ दो। ये हमारा करंट ईयर है जिसकी हमें अपनी इनकम निकालनी है। तो होता क्या है, मेंबर्स तो मेंबर्स होते हैं, कभी अपने पैसे टाइम से दे देते हैं, कभी अपने पैसे टाइम से नहीं देते। तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं ना, इन्होंने हमें करंट ईयर के अंदर इन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन के पैसे दिए। ओके, कितने पैसे दिए? मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। लेट अस सपोज ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई ₹81,000। आप खुद मुझे बताएंगे कि सर सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना कितना आसान होता है। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाएंगे, बाकी बातें तो फॉर्मेटिंग की हैं। समझ लेते हैं एक बार। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 81,000, मुझे निकालना है सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी हुई। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन को ऐड कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, subscription received include subscription of last year received in current year ₹7,000 and it also includes subscription for next year rupees कितना ले लें 3,000। मैंने आपसे यह कहा कि क्लब को सब्सक्रिप्शन मिली 81,000 और इसके साथ साथ यह लिखा हुआ है कि ये जो 81,000 की हमें सब्सक्रिप्शन मिली, इसमें हमें कुछ मेंबर्स ने पिछले साल के पैसे जो दिए, लास्ट ईयर के जो सब्सक्रिप्शन थी वो भी दे दी करंट ईयर में 7,000। इसका मतलब ये हो गया कि मेंबर्स ने कहा कि सर हमने ना पिछले साल के पैसे नहीं दिए थे तो हमें वो भी देने हैं, तो इन्होंने लास्ट ईयर के पैसे भी आपको दे दिए 7,000। और इवन कुछ मेंबर्स ने तो कहा कि सर जो पैसे फ्यूचर ईयर के हैं ना वो भी हम आपको इसी साल में दे देते हैं। क्या है कि हमारा ना बाहर जाने का विचार है, या मेरे फादर आए हुए हैं, वो बाहर रहते हैं, तो वो अब बाहर वापस जाने वाले हैं, तो आप पेमेंट अभी एडवांस में रख लो। तो यानी ऐसा भी होता है, कुछ मेंबर्स अपने पैसे फ्यूचर पीरियड के भी क्लब में जमा करवा देते हैं। तो हमारे जो फ्यूचर के जो पेमेंट थी वो थी 3,000। मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब भी हम इनकम निकालते हैं, आपको पता है अकाउंटिंग में हमारा पीरियड कंसेप्ट होता है। हमारा बिजनेस कितना भी लंबा चले, हम एवरी ईयर अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं, हम एवरी ईयर अपनी इनकम की कैलकुलेशन करते हैं। तो मुझे अपनी करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट करनी है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपना करंट ईयर का सरप्लस कैलकुलेट करना है, और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सबसे पहली आइटम की बात कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन। तो बताएं, सब्सक्रिप्शन मिला है 81,000, इनकम होती है करंट ईयर की, करंट ईयर के अंदर ही सब्सक्रिप्शन मिला है 81,000। लेकिन समस्या यह है कि कुछ पैसा पुराना पेंडिंग था वो भी मिल गया, कुछ पैसा फ्यूचर में मिलना चाहिए था वो भी आज जल्दी मिल गया। तो क्या मैं ये कह दूं 81,000 मेरी पूरी की पूरी इनकम है? अगर आप इसका जवाब दे सकते हो तो बस खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन। नहीं दे सकते तो फिर आप कोई मिल गया कि रोहित है जिसका कुछ नहीं हो सकता, केवल जादू कुछ कर सकता है। सर कौन है रोहित? देखिए, मैंने कहा छोड़ दीजिए फॉर्मूले को, अपना लॉजिक लगाइए। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, इनकम का मतलब होता है कि भैया करंट ईयर की जो प्रेजेंट ईयर की इनकम है वो बताओ। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की 81,000। ये जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की, ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर बना हुआ होता है। इसका मतलब करंट ईयर के अंदर जो भी कैश मिला था वो सारा का सारा मैंने यहां पर ले लिया। तो मेरी स्टार्टिंग फिगर बन गई 81,000।
बट इसमें लास्ट ईयर के पैसे भी हैं, करंट ईयर के पैसे भी हैं, नेक्स्ट ईयर के पैसे भी हैं, तो मुझे तो इनकम करंट ईयर की दिखानी है। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, मैं इसमें से लेस करूंगा। कौन सा लेस करूंगा भाई, जो पैसे मैंने पिछले साल के दिखाए हैं, जो अगले साल के दिखाए हैं, वो लेस कर दूंगा। तो मैं इसमें से लेस कर दूंगा और मैं यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये मैंने लिख दिया कितना, 7000। इनर कॉलम आउटर कॉलम की चिंता नहीं करेंगे। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, या ऐसे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू फ्यूचर ईयर्स रिसीव्ड इन करंट ईयर। मतलब भविष्य के सालों के पैसे भी मुझे इस साल में मिल गए, कितने, 3000। क्या मुझे ये दोनों अमाउंट लेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अब क्या है, रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव क्लास में पोल लिख देता, चलो ए और बी पे क्लिक करो, बताएं यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहला काम मैंने किया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को अपनी पहली फिगर बनाया, स्टार्टिंग फिगर बनाया। लेकिन उसके साथ साथ होता क्या है, क्योंकि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रेवल करके आती है, उसके साथ साथ पिछले साल वाले पैसे जो मिले थे वो भी आ जाते हैं, और फ्यूचर के ईयर के पैसे जो मिले हैं वो भी आ जाते हैं। और मुझे क्योंकि इनकम करंट ईयर की रिपोर्ट करनी होती है, तो मैं इसमें से ये दोनों अमाउंट लेस कर देता हूं। तो मैंने आपको दो अमाउंट लेस करने को कहे, कौन सा, करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर वाली मिली हैं और जो नेक्स्ट ईयर वाली मिली हैं, वो दोनों माइनस कर लो। इतना याद रख सकते हो? सर वो तो याद हो गया तो वेल एंड गुड, थम्स अप है। अगर आपको याद हो गया तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है। सर क्या इतना करने से हमारी इनकम आ जाएगी? मैंने कहा न। अब आप बात समझिए, इतना दोनों करने से मेरी केवल जो कैश कलेक्शन हुई थी वो फिल्टर हुई है, ठीक है। कैसे? अब नीचे चलता हूं, साफ जगह पे लिखता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये कहता है कि जी मैं तो हूं कैश बेसिस पर बना हुआ, मेरे पास लास्ट ईयर भी है, करंट ईयर भी है और नेक्स्ट ईयर भी है, लेकिन ये तीनों मेरे पास जो कैश मिला है वही है। आगे जा रहा है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के पास। इसने कहा कि भाई मैं तो केवल करंट ईयर की इनकम रिपोर्ट करता हूं, इसीलिए इसने इसमें से लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर दोनों को बाहर निकाल दिया। जब दोनों को बाहर निकाला तो करंट ईयर का पहुंच गया। प्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहता है कि दरअसल मैं जो इनकम बनाता हूं वो मैं बनाता हूं एक्रूअल बेस पर। अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए ना एक्रूअल बेस याद कराता हूं। 11th क्लास में आपने ये कंसेप्ट पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय एक्रूअल बेस। अभी एक्रूअल पे कन्वर्ट नहीं हो पाया। एक्रूअल बेस ये कहता है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन की हैं मुझे वो रिपोर्ट करनी है, चाहे उसका कैश ट्रांजैक्ट हुआ या ट्रांजैक्ट नहीं हुआ। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताता हूं। जब आप 11th क्लास में थे तो आपको पढ़ाया जाता था कि आपने रेंट पे कर दिया है 11 मंथ का 22,000। इसका मतलब यह हुआ कि रेंट फॉर 12th मंथ जो 12वें महीने का रेंट था 2,000 रुपए, वो अभी आपने दिया नहीं है, वो भी आउटस्टैंडिंग है। ये तो आपने पे कर दिया, इसको बोलते हैं कैश बेसिस पे। ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कि हमने रेंट पे कर दिया 22,000 11 मंथ का, लेकिन 2,000 रुपए का जो रेंट है 1 मंथ का वो अभी हमने पे नहीं किया। तो जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, मुझे पक्का यकीन है आपको याद है, बताइए वहां पर जब मैं रिपोर्ट करूंगा कि मैंने रेंट के रिस्पेक्ट में कितना खर्चा किया, तो कितना रिपोर्ट करूंगा? क्या उतना ही रिपोर्ट करूंगा जितना मैंने पे किया? नहीं सर, हम तो एक्रूअल बेसिस पे चलते हैं। अगर मैंने लायबिलिटी को इंकर कर दिया है तो मुझे वो दिखानी पड़ेगी, चाहे उसका कैश मैंने पे किया नहीं पे किया। इसीलिए हम कह देते थे कि ये हमारा एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया था 2,000, हम यहां पर खर्चा दिखाते थे 24,000। बस बात खत्म। मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने एक ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से मेरे ऊपर 2,000 रुपए का कर्जा आ गया, लीगल कर्जा। तो वो अकाउंटिंग कह रही है कि एक्रूअल का तो मतलब ही यही है ना कि अब आप
इफेक्ट हो चुका है तो दिखाइए, चाहे कैश पे हुआ नहीं हुआ। यही लॉजिक एक्रूअल का जो आपने पहले ही सीखा हुआ है वो मैंने अब यहां पर लगाना है। अब क्लब कह रहा है कि देखो ये तो वो पैसे हैं जो मुझे मिल गए, इसके अंदर अभी मुझे कुछ और भी पैसे हैं जो मिले नहीं हैं लेकिन मैंने कमा लिए हैं, लेकिन मिले नहीं हैं, वो मुझे ऐड कर देने हैं। और ऐसे कौन से पैसे हैं? 2 पैसे हैं जो मुझे नहीं मिल पाए। करंट ईयर से रिलेटेड 2 पैसे ऐसे हैं जो मुझे नहीं मिल पाए। एक तो हो गया आउटस्टैंडिंग। आइए जी, यहां पर मैंने लिखा ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्यों पैसे नहीं मिल पाए? क्लब कह रहा है कि ये पैसे मिल नहीं पाए, मेंबर आया नहीं, जब क्लब में आएगा दे देगा, लेकिन ये पैसे हमारे बनते हैं, हम उससे ले लेंगे, तो हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो मैं अपने क्वेश्चन के अंदर ना एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। कितना ले ले? 9000 ले लो सर। ओके, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 9000। दोबारा से 2 मिनट फिर समझाता हूं। एक्रूअल कहता है कि जो पैसे आपके करंट ईयर के हैं वो भी आपकी इनकम है, प्लस जो पैसे आपको नहीं मिल पाए करंट ईयर वाले वो भी जोड़ के बताने हैं। मैंने कहा ठीक है, जो मिल गए वो तो आ गए, जो नहीं मिले उसका एक कारण तो ये था कि वो आउटस्टैंडिंग था। क्या आप मुझे उसका दूसरा कारण बता सकते हो? एक कारण और है, करंट ईयर में मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा क्यों नहीं मिल पाया? उधार रह गया, ठीक है। दूसरा, यस, अब की बार सही पकड़ लिया आपने सर। पिछले सालों में अगर किसी मेंबर ने करंट ईयर का पैसा दे दिया था तो वो दोबारा इस साल थोड़ी ना आएगा। बिल्कुल ठीक, उसी को अब हम यहां पर ऐड कर देंगे। इसका मतलब लास्ट ईयर में अगर किसी मेंबर ने एडवांस पैसे दे दिए थे तो वो इस बार दोबारा थोड़ी ना देगा, इसलिए उसको ऐड कर दो। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? मैं यहां एक पॉइंट और लिख दूंगा, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। कितना अमाउंट ले लें इसको? 4000 ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 4000 यहां पर एक ऐड कर दिया, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड इन लास्ट ईयर 4000, ठीक है, 13000। तो ये मैंने प्लस कर दिया और ये मैंने माइनस कर दिया और ये मेरी इनकम आ गई। इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन की इनकम। 81,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000। सर क्या कर रहे हो? 81,000 प्लस 13,000 माइनस 10,000, 84,000 लीजिए। अब आप टेक्निकल टर्म्स को छोड़ दीजिए, अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो हम लैंग्वेज को अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो यही हमारी सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। और इस इनकम को निकालने के तरीके को हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। इसका मतलब मैं सब्सक्रिप्शन को 2 तरीके से निकाल सकता हूं, जिसमें से एक तरीका है स्टेटमेंट फॉर्म, जिसका एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब इसको हमने पॉलिश कर देना है, रैप कर देना है, पैक कर देना है और हमारा कंप्लीट हो गया कंसेप्ट। इसी बात को अब मैं आपको दोबारा से डायग्रामेटिकली समझाता हूं। यह है हमारा करंट ईयर, और करंट ईयर में क्वेश्चन कह रहा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कह रहा है कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं 81,000। क्वेश्चन यह कह रहा था कि करंट ईयर में जो आपको सब्सक्रिप्शन मिली हैं सारी करंट ईयर की नहीं होती, इसमें से लास्ट ईयर वाली आपको रिसीव हुई कितनी थी? 7,000, ठीक है।
साथ ही साथ क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूचर ईयर वाली भी आपको, मतलब नेक्स्ट ईयर वाली भी आपको रिसीव हुई, ये कितनी थी? 4000, 3000। फिगर भूल गई, जरा जाके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर की कितनी थी? पॉइंट नंबर 1 में हमने कहा था कि 7000 प्रीवियस ईयर की, 3000 नेक्स्ट ईयर की। ओके, यहां तक की बात समझ में आई? करंट ईयर में जो प्रीवियस ईयर की रिसीव होती हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, जो नेक्स्ट ईयर वाली रिसीव हो गई हैं उनको भी हम माइनस कर देते हैं। इसमें अब हमें करंट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह गई थी 9000, और जो लास्ट ईयर में हमने एडवांस रिसीव कर लिया था करंट ईयर वाला, ये अमाउंट लाके हमें इसमें ऐड कर देना होता है। ये 4 एडजस्टमेंट्स का अगर आपने लॉजिक सीख लिया तो समझ लीजिए हमारे मकान के पिलर बन गए। आप जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग अब बनाते जाएंगे। इन चारों का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सर एक काम करें, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन कराएं। अब हमारी बुक के अंदर ना कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड कर सकें, इसलिए ना मैं आपको अपने कुछ क्वेश्चंस यहां से दिखा रहा हूं। जो क्वेश्चन आपको लगे आप यहां से नोट कर लेना, क्योंकि ना ये अभी हम लोग बुक बना रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, अभी ये हमारी प्रिपेयर्ड नहीं है फाइनली, इसलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप यहां से इसको स्क्रीन से अगर आपने कुछ नोट करना तो आप नोट कर लीजिएगा। ये तो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशंस थी जो कि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन के बारे में जो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूं, जो मैंने आपको समझाया है कि हमने इसमें से माइनस किया है प्रीवियस ईयर वाला मनी और नेक्स्ट ईयर वाला मनी माइनस कर दिया, और करंट ईयर वाले 2 मनी ऐसे हैं जो हमें रिसीव करंट ईयर में हो नहीं सकते क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग रह गए हैं या फिर वो पहले ही रिसीव हो चुके हैं। वो हम अगर प्लस कर दे तो हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम आ जाती है। ठीक है, नाउ अब एक काम करते हैं, हमने ढूंढा, बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं मिले तो हमने ढूंढा कि हम कहां से अपने स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन कराएं। तो हमें यहां पर ना कुछ क्वेश्चन ढूंढने पड़े। कहां से ढूंढ के लाए अब वो छोड़ दीजिए, हम कहां से लाए, जहां से भी हम लोग लाए। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाएं और कोशिश करें। अगर आपने स्क्रीन पर ये दिख रहा हो तो आइए मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। वहां टाइपिंग में क्वेश्चन नंबर 1 को भी 2 लिखा गया, ठीक कर दें, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए, फिर फॉर्मेट पर आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2020, ये हमारा करंट ईयर है 2020। करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई हैं 42,000। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि इट इंक्लूड्स 1600 फॉर लास्ट ईयर। इसका मतलब 2019 वाली सब्सक्रिप्शन भी इसमें मिली है, कितनी? 1600, एंड 600 फॉर द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब 2021 वाली भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गई है 600 रुपए। और याद रखना कि ये इसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड है, तो इसके अंदर पुराना और आगे का ये दोनों पैसा भी आ गया। तो बताओ मैं क्या करूंगा? तो सर आप बस लिखना शुरू करो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर्मेट की अभी चिंता नहीं करेंगे। 42,000 इसमें से सर लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर 1600, और इसमें से माइनस कर देंगे सब्सक्रिप्शन ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर। ये 2200 यहां से माइनस कर देंगे। फिर क्वेश्चन कह रहा है
ऑल्सो मतलब साथ ही साथ 3000 हैज स्टिल टू बी रिसीव्ड, यानी 3000 अभी मिलने बाकी हैं फॉर द करंट ईयर। इसका मतलब इस करंट ईयर के अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह गया है 3000, मिल नहीं पाया। तो इसका मतलब ये भी मेरी कमाई है लेकिन ये मिल नहीं पाई, इसीलिए 42,000 में ये शामिल नहीं है। तो जब मैं अपनी इनकम रिपोर्ट करूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे इसमें ऐड कर देना चाहिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 3000? सर देखो इस क्वेश्चन में कुछ प्रीवियस ईयर में करंट ईयर के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एडवांस मिला होगा। मैंने कहा बिल्कुल मिला होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। जब दिया हुआ ना हो तो मैं जबरदस्ती तो ला नहीं सकता। इसका मतलब हमारे यहां मेंबर पिछले साल एडवांस देने के मूड में रहते नहीं थे, तो मुझे पिछले साल कोई एडवांस मिला नहीं। अगर ये भी दिया होता तो मैं ऐड कर देता सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ऑलरेडी रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। कितना हो गया ये? इस क्वेश्चन में तो सर ये 0 है बस। तो हम क्या करेंगे सर, 3000 को प्लस करेंगे और फिर 2200 को माइनस कर देंगे। 42,000 प्लस 3000 माइनस 2200, तो 800 बढ़ा के 42,800, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी हो गई सब्सक्रिप्शन इनकम। लो जी। और जानते हो ये हमने क्वेश्चन कहां से लिया? सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल। इसका मतलब जब मैं आपको सब्सक्रिप्शन सिखा दूंगा तो आप केवल अपने ही लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आप ढूंढ ढूंढ के बुला बुला के पूछोगे, इधर आ, तू क्या कर रहा है? सीए कर रहा है? प्रॉब्लम होती होगी तेरे को एनपीओ में। वो कहेगा अरे नहीं मुझे कहां से होगी, मैं प्रवीण शर्मा से पढ़ता हूं। अरे बोलना, फिर भी प्रॉब्लम हो रही, बोल। बोलेगा यार हो तो रही है, कह रहा इधर आ मैं बताता हूं। अब बच्चे पूछ रहे हैं प्रवीण शर्मा कौन? अरे जान जाओगे, बहुत बहुत बड़े अकाउंट्स के खिलाड़ी टीचर हैं वो। अच्छा हाँ सर। खैर बातों बातों में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आपको बिना रटवाए हुए कंसेप्ट का लॉजिक दे दिया। अगर आपको कभी भी सब्सक्रिप्शन के कंसेप्ट भूल जाएं तो इस वीडियो में आके सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमारा बेस प्रिपेयर हो गया। अब वो ना हमारे टीएस ग्रेवाल साहब कहते हैं, कपूर साहब ये भी कोई तरीका है? मतलब आप कौन सी टर्म का इस्तेमाल करते हो? स्टैंडर्ड टर्म्स का इस्तेमाल करना सिखाओ बच्चों को। मैंने कहा अच्छा जी चलो समझाता हूं। अब थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्या करते हैं, मतलब प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करते हैं। वो कह रहे गगन साहब ये अच्छा नहीं लगता, ये इस तरह की लैंग्वेज आप लिखते हो। मैंने कहा पता नहीं अकाउंटिंग के टीचर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन नहीं बनता तो उन्हें दिक्कत, बन जाए तो वो कहते हैं लैंग्वेज अच्छी करो। मतलब टीचर्स को ना बहुत दिक्कत होती है अगर बच्चे क्वेश्चन बना लें, कंसेप्ट सीख जाएं। चलो कोई बात नहीं। अब हमने खैर प्रेजेंटेशन सुधारनी, इसका मतलब हमारी डिश, अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करूं तो डिश बहुत टेस्टी है और हमने सीख ली कैसे बनेगी, लेकिन कस्टमर को जब प्रेजेंट करेंगे ना तो प्रेजेंटेशन भी A1 होनी चाहिए। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42,000। चलिए इसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये रहेगा 42,000। इंक्लूड 1600 फॉर लास्ट ईयर, यानी पिछले साल का पैसा मुझे करंट ईयर में मिला। क्यों मिला? क्योंकि सर लास्ट ईयर ये मिल नहीं पाया होगा। इसका मतलब इसे मैं क्या कह सकता हूं? इसे मैं कह सकता हूं आउटस्टैंडिंग। जब मेरा करंट ईयर स्टार्ट हुआ था तो प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका था और प्रीवियस ईयर में ये पैसे मिल नहीं पाए थे, यानी प्रीवियस ईयर खत्म होने पर और करंट ईयर की स्टार्टिंग होने पर ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग था। तो जो हमें प्रीवियस ईयर का अमाउंट करंट ईयर में मिलता है उसे हम नाम देते हैं आउटस्टैंडिंग। और क्योंकि ये बिगिनिंग की पीरियड की बात हो रही है तो इसका नाम हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। ओके सर, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, इसका नाम क्या है? इसका नाम आउटस्टैंडिंग एंड है। अच्छा, अब सर फ्यूचर के ईयर का पैसा करंट ईयर में मिल गया था, तो भाई कहीं भी मिला हो, यहां मिला हो तो भी कहूंगा फ्यूचर ईयर का, यहां मिला हो, यहां मिला हो, यहां मिला हो, बोलो कहां मिला हो? सर कहीं मर्जी मिला हो ये पैसा, जब ईयर खत्म हो गया तब भी मैं यही तो कह रहा हूं कि ये पैसा मुझे एडवांस मिल गया है, यानी ये मनी है 600 रुपीज जो है ये है
एडवांस। ओके, अब मुझे इन चारों का नाम बदलना है, तो क्या आप मुझे इन चारों का नाम चेंज करके बता सकते हो क्या होगा? तो मैंने लिखा, दोबारा से मैं सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं, और मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 42,000। ऐड, दो चीजें ऐड करनी होती हैं और दो ही चीजें लेस करनी होती हैं। आगे चल के तो हम रट लेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि समझ रहे हैं तो हम एक बार समझेंगे और दूसरी बार फिर हम रट लेंगे। सर आपने ये कहा था, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपने ये कहा था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई 42,000, इस 42,000 में 1600 रिसीव हुए प्रीवियस ईयर वाले, तो आपने लिखा था कि ये प्रीवियस ईयर वाले माइनस कर दो। अब हमारी अकाउंटिंग के जो संस्था है, फेडरेशन है, वो कह रही है कि नहीं कपूर साहब ऐसे मत लिखवाओ। ये क्यों मिला? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग था और इसका नाम होता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यानी प्रीवियस ईयर का जो मनी मिलता है वो होता है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। इसीलिए हम इसको बदल के ऐसे लिखेंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। सर मैं तो भूल जाऊंगा, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, तो तू लिख ले कि प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हुई। इंग्लिश हिंदी जैसे लिखना हो लिख ले यार, बस अब नाम बदल गया। मतलब टेक्निकल टर्म का नाम है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और हमारे कंसेप्ट के समझने का नाम है प्रीवियस ईयर का पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ। कन्वर्ट करके बताना है। ओके, उसके बाद बात करते हैं। सर आपने कहा था इस 42,000 में नेक्स्ट ईयर के पैसे हैं 600। हाँ, तो जो नेक्स्ट ईयर का पैसा है उसका नाम है एडवांस, और क्योंकि ईयर के एंड होने पर भी ये एडवांस है तो इसका नाम है एडवांस एट द एंड। यानी आपने इसको लेस करना है और लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव हो चुका है। ओके, आप फ्री हैं, जैसे चाहें वैसे लिखिए जिससे आपको याद रहे। तो इन दोनों के बाद अब बारी आती है कि जो करंट ईयर वाला मनी नहीं रिसीव हुआ वो ऐड करना है। तो एक आउटस्टैंडिंग, ये जो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ये आपने ऐड करना है, और एक ये जो लास्ट ईयर का एडवांस मिला था ये आपने ऐड करना है। तो इसको अब हम नाम दे देंगे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग। तो ये अमाउंट था सर हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 3000 और बिगिनिंग का था नहीं, तो ये हमने यहां पर ऐड कर देना है। अगर आप फॉर्मेट बना रहे हैं तो फॉर्मेट को आपने ऐसे बनाना है, ये लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस एट द बिगिनिंग, ठीक है, और ये आपकी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन याद रखनी है तो ऐसे याद रखनी है कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ ये वो है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। हमने इसमें दो लॉजिक लगाए। पहला, इनकम होनी चाहिए करंट ईयर की, इसलिए पिछला और अगला बाहर कर दिया, और करंट ईयर की इनकम में जो नहीं मिल पाया था एक्रूअल कंसेप्ट कहता है उसको इंक्लूड कर लो, ये लॉजिक है। लेकिन इसमें टेक्निकल टर्म्स आ जाएंगी, जो टेक्निकल टर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस तरीके से डायग्राम बना के बच्चों से कह देता हूं कि अब आप
समझ चुके हैं? जैसे आपको याद करना हो वैसे आप याद कीजिए। मैं ऐसे याद कर लेता हूं कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की तरफ जाएंगे, एक तो हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को, और एक बार हम माइनस कर देंगे एडवांस एट द एंड को। प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड को, और माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे एडवांस एट द बिगिनिंग को। ठीक है, ये आपने प्लस करना है, ये आपने माइनस करना है। आप इसको जिस तरीके से भी याद कर पाओ आप उस तरीके से याद करो। ठीक है सर, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। बिल्कुल ठीक। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करेंगे एडवांस बिगिनिंग और माइनस करेंगे एडवांस एट द एंड। ठीक है, समझाने के लिए मैंने ये ले लिया, रटने के लिए मैंने ये ले लिया, बात एक ही है। इसकी प्लेसमेंट कहीं भी की जाए, जैसे मर्जी की जाए। मैं याद ऐसे रखता हूं कि जब मुझे ये याद हो गया कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मुझे प्लस करना है, तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग को माइनस करना है, ऑपोजिट हो गया। एडवांस एट द बिगिनिंग को अगर प्लस करना है तो एडवांस एट द एंड को माइनस करना है। माइनस वाले अमाउंट कौन से हैं? प्रीवियस ईयर के और नेक्स्ट ईयर के हैं। ठीक है, तो आपने इस फॉर्मेट को याद कर लेना है। ओके, चलिए अब वापस मेरे साथ साथ फिर से लिखना शुरू करेंगे। देयर आर टू methods of calculation of subscription income, यानी हमारे पास सब्सक्रिप्शन की इनकम निकालने के दो मेथड होते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट फॉर्मेट। अभी मैंने आपको क्या बताया? स्टेटमेंट फॉर्मेट मैंने आपको बताया। दूसरा अकाउंट फॉर्मेट। सर क्या दोनों में से एक तरीका सीखने से काम हो जाएगा? नहीं, आपको दोनों सीखने पड़ेंगे। कई बार आंसर इजीली पहले मेथड से निकलेगा, कई बार आंसर आसानी से दूसरे वाले मेथड से निकलेगा, इसीलिए आपको दोनों सीखने जरूरी हैं। कई बार तो एग्जामिनर लिख देगा कि भैया मुझे पर्टिकुलरली अकाउंट फॉर्मेट से आंसर चाहिए, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखेगा तो हमारी मर्जी होगी, लेकिन कई जगहों पर हमें स्टेटमेंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा, कई जगहों पर अकाउंट फॉर्मेट, इसलिए दोनों याद करने जरूरी है। ठीक है, ये लीजिए स्टेटमेंट फॉर्म। सबसे पहले लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में बाहर लिख देते हैं। दो चीजें ऐड करनी है और दो चीजें लेस करनी है। शुरू में क्योंकि आप अभी नया नया सीखे हैं तो आपको पीछे रजिस्टर पलट के याद करना पड़ सकता है कि क्या क्या हमने माइनस करना है, क्या क्या हमने प्लस करना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने मन में बोल बोल के इसको याद करना पड़ेगा। अब सर पिछले साल का पैसा करंट ईयर में मिलता है, माइनस कर दो, तो पिछले साल का पैसा जो मिलता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। तो हमने यहां पे लिखना होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। जब आपको यह पता लग गया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग यानी बिगिनिंग वाला आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, तो इसका ऑपोजिट हो जाता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड, वो आपको प्लस कर लेना है। तो मैंने पहले दिमाग लगाया, लास्ट ईयर का पैसा माइनस करना होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इसका ऑपोजिट हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड, तो वो प्लस हो जाएगा। एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अच्छा, आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हो कि हमारा एक्रूअल कंसेप्ट है, ये पैसा हमें मिला नहीं है लेकिन करंट ईयर का था इसलिए हमने प्लस कर दिया। फिर आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। भाई साल खत्म हो गया और वो कह रहा है कि मेरे पास सब्सक्रिप्शन का पैसा एडवांस पड़ा हुआ है, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है, तो ये इस साल की इनकम में रिपोर्ट नहीं होगा, माइनस। आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर माइनस होगा तो इसका ऑपोजिट एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग, ये प्लस हो जाएगा। ये दो आइटम्स आपने प्लस करनी है, ये दो आइटम्स आपने माइनस करनी है, और ये आपकी आ जाएगी सब्सक्रिप्शन इनकम। बोलो हां जी हां। अगर हां तो क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट वीडियो को कीजिए पॉज और क्वेश्चन नंबर 2 की जो फिगर्स हैं ये उठा करके मुझे आंसर निकाल के दिखा रहे हैं आप। समय होता है शुरू, अब कर दो पॉज। अगर आप नहीं बनाएंगे तो समझ लीजिएगा मैंने कहा है कि ये वो टॉपिक है जिसकी वजह से टीचर चैप्टर स्किप कर देते हैं। बताओ क्या ये इतना मुश्किल है? नहीं तो फिर बनाइए, लिखिए, एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, चार बार लिखिए। लिखने से घबराइए मत, प्रैक्टिस करने से घबराइए मत। आंसर गलत आए तो भी मत घबराइए, खुश हो जाइए कि मेरा आंसर गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, मिल जाएगी गलती, और जब गलती मिल जाएगी तो फिर गलतियां होनी बंद हो जाएंगी। ठीक है सर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। हमारा मार्च 21 को ईयर एंड हुआ, सब्सक्रिप्शन मिल गई 90,000। मैं दोबारा नहीं बना रहा, कई बार बना चुका हूं, 90,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। डेट को ध्यान से पढ़ना, एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ये। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है ये। ओके, डेटों को, अब डेटों को कंट्रोल करो। पहले कंसेप्ट को कंट्रोल कर लिया, हाँ कोई बात नहीं, फिर फॉर्मेट को चेंज किया, हाँ जी। अब डेटों में भी खेलना शुरू करते हैं, हाँ जी। कहते हैं बता कितने रूप बदलेगा, तू कोई कोरोना थोड़ी है कि हमारी पकड़ में नहीं आएगा। हाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, यानी कि बिगिनिंग में, करंट ईयर की बिगिनिंग में ये एडवांस आ चुका था, पिछले साल करंट ईयर का एडवांस आ चुका था, तो एडवांस एट द बिगिनिंग ये रहा। सोचिए, अपने मन में सोचिए, सर सोचने दीजिए, आप चुप करिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर के एंड पे कह रहा है कि मुझे तो ये पैसे एडवांस मिल गए, तो मैंने कहा ले भाई जो एडवांस मिल गया वो हटा। सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड, ओहो ये करंट ईयर के हमें कलेक्ट नहीं हो पाए, तो मैंने कहा ले इसको प्लस कर दे, तो 9,000 को प्लस कर दे, 9,000 को माइनस कर दे, इनकम आ जाएगी 90,000। लो, ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट फॉर्मेट। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास नंबर 1 में ही आपको एकदम प्रोफिशिएंट हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बताया है उतना आपने समझना है। सर अब बात करते हैं अकाउंट फॉर्मेट की। ओके, आइए जी अकाउंट फॉर्मेट की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर आपको अकाउंट फॉर्मेट में काम करना पड़े तो आप कैसे काम करेंगे वो आप मेरे साथ समझिए। ठीक है, सबसे पहले आपने यहां लिखना है टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ओके सर, ये आपने डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होता है ये होता है एसेट, और एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। ये आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, बात समझ में आई? ओके, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे लिए एसेट्स है और उसका ओपनिंग बैलेंस हमें डेबिट में लिखना है। क्लोजिंग बैलेंसेस हमेशा ऑपोजिट साइड पे आते हैं, इसीलिए यहां लिखना है आपको बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है, नाउ यहां लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन
एडवांस बिगिनिंग। अब अगर हमें कोई पैसा एडवांस में दे दे तो ये बन जाती है मेरी लाइबिलिटी। इसका मतलब हमें पैसा एडवांस में रिसीव हो गया तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा होता है क्रेडिट। जो मैं रेड में लिख रहा हूं ये मैं आपको कंसेप्ट का लॉजिक दे रहा हूं या उसका रीजन दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाते हुए इस रीजन को लिखना नहीं होता, ये हमारे समझने के लिए या याद करने के लिए। सर जिस चीज का ओपनिंग बैलेंस हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, तो ये हमने लिखा क्लोजिंग बैलेंस। इसके लिए लॉजिक मैंने क्या लगाया, पहले मैंने ओपनिंग बैलेंस को ढूंढा कि वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। मैंने रटा नहीं, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस जब मैंने लिख दिया तो क्लोजिंग बैलेंस को मैंने ऑपोजिट साइड के ऊपर लिख दिया। अब देखिए जब आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होती है तो सोचिए आपकी एंट्री क्या होती है। सर हमारी एंट्री होती है कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी यहां पर लिखूंगा बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो आपने यहां लिखनी है, और जो आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आपको यहां लिखनी है। इनकम जो होती है उसकी एंट्री अगर आप ट्रांसफर देखोगे तो ये होती है। ये आपका फॉर्मेट है। अब देखिए इस अकाउंट वाले फॉर्मेट को बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत यूनिवर्सल है। क्वेश्चन में जब हम इनकम निकालेंगे तो इसका मतलब मुझे ये गिवन होगा, 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 ये मेरी बन जाएगी बैलेंसिंग फिगर। ध्यान से सुन लो मेरी बात, अकाउंट फॉर्मेट कितना इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन कहेगा इनकम निकालो, अकाउंट फॉर्मेट से निकाल दूंगा। फिर क्वेश्चन उल्टा चलना शुरू करेगा, वो कहेगा मैं तुम्हें इनकम बता रहा हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड का अमाउंट निकालो। तो देखो अकाउंट फॉर्मेट तो यही रहने वाला है, बस रिसिप्ट की जगह इनकम का अमाउंट पता लग जाएगा, रिसिप्ट का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा। तो देखो इसमें बदलाव नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में उल्टा सीधा बहुत कुछ करना पड़ता है। इसीलिए बच्चे अकाउंट फॉर्मेट को हल्के में ले जाते हैं। वो कहते सर अकाउंट फॉर्मेट क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट से काम कर लेते हैं ना। अकाउंट फॉर्मेट कई जगह आपका काम बहुत ज्यादा आसान कर देने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो अकाउंट फॉर्मेट है वो मैं आपको करके दिखाता हूं। आइए जी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया है। नहीं किया हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना, जैसे चाहो वैसे कर लेना। ओके, ये हम जब भी क्वेश्चन करते हैं हम ये इसी तरीके से फॉर्मेट को बनाते हैं, और इसका थोड़ा सा रूप हम सुधार देंगे बाद में। अभी हमें याद करने के लिए थोड़ी सी लिबर्टी लेनी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 90,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। ओके, डेटों में उलझा रहा है हमें ऑथर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस ईयर, यानी ये बिगिनिंग है। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ओके, ये सब मिल गया। क्वेश्चन सब चीजें देगा, एक चीज पूछेगा, इनकम पूछ रहा है, निकाल दो। तो सर ये हो गया 99,000, इसको यहां लिखेंगे 99,000, और ये माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आएगी 90,000, और ये हमारा आंसर ऊपर के साथ मैच करेगा ही करेगा। तो आज मैंने आपके साथ सब्सक्रिप्शन की बहुत बेसिक क्लास की है, और इसके साथ साथ आपको होमवर्क सिर्फ यही दे रहा हूं बेटे कि जो समझाया है उसको आपने रिवाइज करना है, जो फॉर्मेट दिए हैं उन्हें आपने याद करना है। बुक से अभी आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बुक के अंदर जो क्वेश्चन है अभी उसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास की वेट करनी पड़ेगी। रेदर आपकी बुक ने आपके लिए बहुत मेहनत की हुई है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप अपने सीनियर्स को देंगे ना करने को, जो कॉलेज में है, सीए सीएस कर रहे हैं, उनसे भी हो सकता है ना बने, उनके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन अभी नहीं,
इसके लिए आपको 2 से 3 क्लास का पेशेंस चाहिए, एटलीस्ट 2 क्लासेस का। ठीक है, तो हम बहुत रिदम के साथ चलने वाले हैं और आपको होमवर्क के नाम पर सिर्फ एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 देने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ मत करना। मैंने ये दोनों फॉर्मेट जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मेट मैंने आपको सिखा दिए हैं, इनका लॉजिक मैंने आपको दे दिया है, इनकी कैलकुलेशन करके मैंने आपको दिखा दी है, और इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये आपके लिए होमवर्क है। इसको छोड़ के और कोई होमवर्क मत करना, केवल ये जो आज सिखाया है इसे याद करना। फिर यहां से कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा, फिर थोड़ा सा और आगे, और फिर बल्ले बल्ले मजे ही मजे होंगे आपके। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।